सर सेइंग दैट कि जब यूरोपियंस यहाँ पे आए थे, इंडियन सोसाइटी गॉट एक्सपोज्ड, आपस में रूलर्स भी लड़ ही रहे थे और जो लोग थे वो भी आपस में डिवाइडेड थे, जिसकी वजह से यूरोपियंस ओवर पावर कर गए एंड दे एक्चुअली मेड इट पॉसिबल कि उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कल मैं आपसे कह रहा था कि स्टेट्स जब मुगल्स रूल कर रहे थे राइट फ्रॉम 1707, ठीक है, जब लेटर मुगल्स तो वैसे 1526 से आए थे, बट 1707 से लेटर मुगल्स थे। जब वहां से रूल हो गया लेटर मुगल्स का शुरू, तो उस टाइम पे जो स्टेट्स थे इंडिया में कौन कौन से थे? एक तो थे कुछ सक्सेसर स्टेट्स। सक्सेसर मतलब क्या था? जो मुगल्स के साथ थे, वर विथ मुगल्स। ये कौन कौन सा स्टेट था? हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। 3 स्टेट्स जो थे ये सक्सेसर स्टेट्स थे, यानी कि मुगल्स के साथ खड़े थे, उनके अंडर काम करते थे। इन्होंने एक्सेप्ट किया था उनको एज द हाईएस्ट पावर, इनके पास मुगल्स, हम उनके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स ऐसे थे जो क्या थे? रेबेलियस, यानी कि जो खिलाफ थे मुगल्स के, उनके खिलाफ अक्सर उनके क्लैश होते रहते थे, वॉर्स होते रहते थे। ये कौन कौन से थे? मराठास, पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ मैसूर। ये थे 3 रेबेलियस स्टेट्स। तो ये भी आपस में लड़ते रहते थे और इनका फिर उतना मुगल्स के साथ अच्छा कांटेक्ट नहीं था। और उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको लगता था कि जब इनके स्टेट्स को कमजोर करेंगे तो मुगल जो है मुगल खुद ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो तब उसी तरीके से मुगल्स गिरेंगे। दैट इज द वे दैट हाउ वी कैन डिफीट मुगल्स। तो वो जानबूझ के आपस में क्लैश करवाते थे, वो उनका तरीका था, वो तब भी उनका तरीका था, वो आज भी इंडिया में वही तरीका चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, फायदा किसी और का हो रहा है। ठीक है, ये पॉलिसीज तब से शुरू हो गई थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज हम कहते हैं। अब समझ लो, तो हुआ क्या इन स्टेट्स के साथ धीरे धीरे 1857 तक। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं जो पिछली हिस्ट्री है, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्चुअल सिलेबस। 1857 तक इन स्टेट्स पे कब्जा कर लिया किसने? ब्रिटिश ने। ठीक है, एक तो पहले ब्रिटिश उनसे लड़ रहा था, जो वहां से कंट्रीज और आई थी। 4 जो कंट्रीज थी, कौन सी? पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड पीपल ऑफ डेनमार्क, डैनिश पीपल। ये 4 कंट्रीज थी। पहले इनको हराया, पहले उनको यहां से भगाया, उसके बाद फिर जो हिंदुस्तान के अंदर के स्टेट्स थे उनके बीच में दरार डलवाई। तो फिर उन स्टेट्स पे धीरे धीरे करके 1857 तक कब्जा कर लिया। अगर हम बात करेंगे हैदराबाद की, 1763 में ही इस स्टेट पे कब्जा कर लिया किसने? ब्रिटिश ने। ठीक है, अगर फिर अवध की बात करें 1764 में इस पे अवध हो गया, इस पे एनेक्सेशन हो गया, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया अवध पे। ठीक है, अगर फिर किसकी बात हम करें? बंगाल की, 1772 में, एक तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया था, बट फाइनली ब्रिटिश ने इस स्टेट को कब लिया? 1772 में इस पे कब्जा हो गया। ठीक है, हो गया ये सब जो मुगल्स के साथ थे, इन पे कब्जा हो गया, पूरा कवर कर लिया एरिया किसने? ब्रिटिश ने। फिर जो ये 3 स्टेट्स थे जो रेबेलियस स्टेट्स थे, इन पे भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया किसने? ब्रिटिश ने। इनमें से अगर मराठास देखे तो जैसा मराठास इन 1818 तक ये भी हो गए थे। 1857 से पहले 1818 में ही इन पे कब्जा किया गया था। पंजाब की अगर बात करें 1849 पूरे पंजाब को एनेक्स किया था किसने? ब्रिटिश ने। और 1799 में ही मैसूर को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने। यानी कि हर एक स्टेट पे कब्जा किसका था? ब्रिटिश का। ठीक है, सो जब ये पूरा एरिया ब्रिटिश ने ले लिया तो बचा क्या वहां पे फिर? इसीलिए जो लोग थे इन स्टेट्स के, उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आ गई जो अगेंस्ट ब्रिटिश थी। और पॉलिसीज क्या थी ब्रिटिश की इन पे कब्जा करने के लिए? 2 फेमस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश वर देयर। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द वन ऑफ द फेमस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, और सब्सिडरी अलायंस। ये 2 पॉलिसीज क्या थी? ब्रिटिश ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि अगर किसी भी किंग का अपना बेटा नहीं होगा, और अगर फिर उसका अडॉप्टेड बेटा भी होगा कोई, तो आगे उसका अडॉप्टेड बेटा किंगडम नहीं चला सकता, वो नेक्स्ट किंग नहीं बन सकता है। ऐसे किंगडम में अगर किंग की डेथ हो जाती है, वो एरिया किसके अंडर आएगा? डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर। दैट वाज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर से बता रहा हूं, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें ब्रिटिश ने रूल बनाया था, जिस भी राजा के पास अपना बेटा नहीं है, उस राजा के मरने पे वो पूरा टेरिटरी किसके अंडर आएगा? ब्रिटिश के अंडर आएगा। दैट वाज अ रूल क्रिएटेड बाय ब्रिटिश, उसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस क्या था? ये जंग करते थे किसी राजा से, उसको हराते थे,
फिर उसको अपने अंडर लाते थे, उसको राजा रहने देते थे, लेकिन वो किसके अंडर काम करता था? ब्रिटिश के अंडर, यानी कि उनके स्लेव्स की तरह वो काम करते थे, वो देखभाल करते थे उन स्टेट्स की। तो इनकी दो फेमस पॉलिसी थी ब्रिटिश की, जिन पॉलिसीज की वजह से इन्होंने हिंदुस्तान पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये सब आपने देखा कि स्टेट्स जो है ये कब तक? 1857 से पहले सब कुछ हो चुका था। रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले। आई विल शो यू द मैप दैट व्हाट वाज द सीन ऑफ इंडिया इन द 18th century. Look at this map. I mentioned some states. जो 7 से मुगल्स के जो वो स्टेट्स, वो कौन कौन सा? बंगाल, ये पूरा एरिया पिंक कलर में जो ये पूरा क्या था? बंगाल, अवध वाज देयर एंड हैदराबाद। ये पूरा जो ग्रीन कलर नीचे तक है ना, दिस निजाम का हैदराबाद में होते थे, निजाम्स डोमिनियन। जितना भी ये ग्रीनिश कलर में ये पूरा हैदराबाद था, बंगाल एंड अवध। मेजॉरिटी स्टेट जो थे, मेजर एरिया जिन्होंने कवर किया था, ये किनके साथ? मुगल्स के। इन पे भी कब्जा किसने किया था? ब्रिटिश ने। 3 रेबेलियस स्टेट्स कौन कौन से थे? मराठास, देखो कितना एरिया मराठास का था, इस पे भी किसका कब्जा? ब्रिटिश का। दूसरा कौन सा था? दिस पंजाब, यहां से फ्रॉम दिस एरिया, दिस वाज द पंजाब एरिया। ठीक है, एंड मैसूर, ये देखो ये वाला जो ये फिर से पिंकिश कलर ही मैसूर है। यानी कि पूरा हिंदुस्तान, इतने 6 स्टेट्स थे जो मेजर स्टेट्स थे, ये पूरे एरिया पे कब्जा किसने किया था? ब्रिटिश ने। इनने किसी की जमीन छीनी थी, किसी की किंगडम छीनी थी। ठीक है, तो डिफरेंट रिजेंटमेंट्स थे लोगों के, लोग नाराज थे किनसे? ब्रिटिश के काम करने के तरीके से। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिटिश जैसा किंगडम की बात नहीं कर रहा हूं। जो ब्रिटिश का यहाँ पे था वो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ ट्रेड करने आए थे। वही तो मैंने आपसे बताया था कि पहले मकसद क्या था यूरोपियंस का? यहाँ पे ट्रेड करना, काम करना। लेकिन काम करने के साथ साथ उन्हें कब्जा करना शुरू किया। वो क्यों किया? क्योंकि कमजोरी दिखी अंदर, लोग लड़ रहे थे, उसी का फायदा उठा के उन्हें कब्जा करना शुरू किया। और 1857 आते उनने इन सब एरियाज पे कब्जा कर लिया था। तो सभी लोग, चाहे वो पेजेंट्स थे, चाहे वो कोई स्लेव था, जो भी सेक्शन था, चाहे वो राजा ही क्यों ना थे, चाहे वो कोई वजीर क्यों ना था, एवरीवन वाज एक्चुअली नॉट विद ब्रिटिश। सब नाराज थे किससे? ब्रिटिश से। ठीक है, तो इसीलिए आप सब में एक फीलिंग आ गई थी कि हमें ब्रिटिश से लड़ना चाहिए। जो इंडियंस थे, they were actually having those feelings that we had to go against the British, we had to fight against the British। तो पहली बार फिर शुरू हो गया रिवोल्ट, जब पहली बार हिंदुस्तानियों ने वापस आवाज उठाई इस जुल्म के खिलाफ जो कब्जा हो चुका था पूरे हिंदुस्तान पे। वही था द फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फ्रॉम दिस पार्ट एक्चुअल आवर सिलेबस, तो यू कैन से दैट आज से एक्चुअल सिलेबस शुरू हो गया जो आपके एनटी के सिलेबस में दिया गया है, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। असल में नेशनल मूवमेंट यहां से क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तानियों के दिल में ख्याल आया कि वी हैव टू फाइट। इससे पहले हिंदुस्तानी इतने कमजोर थे, उनको ऐसा बनाया था ब्रिटिश ने कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी आवाज उठाने की। बट 1857 तक सबके बोलते हैं जज्बा अंदर आ गया था सबके कि हमारे साथ जो जुल्म कर रहा है कौन? ब्रिटिश। तो वी हैड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दैट इज हाउ इट टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब कॉजेज क्या थे इस रिवोल्ट के जो हम अभी तक सुन चुके हैं, जो भी नाराजगी थी लोगों की, लेकिन कॉजेज बहुत सारे थे। ठीक है, मैंने तो कुछ आपको बताया, हमें ये पूरा डिटेल में डिस्कस करना है रिवोल्ट ऑफ 1857 कि सब शुरू कहां से हो गया, कि कैसे लोगों के दिल में आ गया, क्या क्या नाराजगी थी लोगों के अंदर जिसकी वजह से वो तैयार हो गए लड़ने के लिए ब्रिटिश के साथ। तो इन 1857 इट ऑल स्टार्टेड और वहीं से यू कैन से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो गई। रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही मॉडर्न क्यों? क्योंकि जब लोग, अब देखो उससे पहले क्या था, उससे पहले लोगों ने एक्सेप्ट किया था उस माहौल को। ठीक है, 1857 से पहले उनको लगता था हमारी जिंदगी यही है, जो ब्रिटिश हमारे साथ कर रही है वो एक्चुअली फॉर दिस। जैसे कश्मीर की बात करूं, हमने एक्सेप्ट किया था पुलिस की मार को, हमने एक्सेप्ट किया था ट्रैफिक पुलिस वालों के जुल्म को। ठीक है, आज से 5 साल पहले अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमसे चाबी छीनता था, क्या हम उसको कुछ बोलते थे? नहीं बोलते थे। लेकिन आज कोई करके दिखाए, नहीं करेगा। तब क्यों हम ऐसे थे, आज क्यों नहीं कर पाते वो? इसमें डिफरेंस क्या लगती है आपको?
हाँ जी बताओ, चलो आप बताओ क्या डिफरेंस लगती है? तब हम क्यों इसको नॉर्मल समझते थे? अगर कोई पुलिस वाला हमसे चाबी छीनता था, हम उसको कुछ बोल नहीं पा, हम ये समझते थे कि इनका हक है हमारी चाबी छीनना, हमारी गाड़ी की, बाइक की, व्हाटएवर इट वाज। आज कोई क्यों नहीं टच कर पाता उस चाबी को? क्या फर्क लगता है आपको? हाँ, आज हम अवेयर है। द बिगेस्ट थिंग इज हैविंग अवेयरनेस। आज हम अवेयर है, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, हमारा एक नॉर्मल रूटीन था, जैसे मूवीज में भी रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे, कि पुलिस बनी है पीटने के लिए। मूवीज में वही दिखा ना, जेल्स में डाला, किसी को फिर मारा, बस वही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, समझ के। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुलिस को इजाजत नहीं है आप पे हाथ उठाने की। ठीक है ना, आपको क्राइम कुछ कर रहे हो तो पुलिस का काम है सबूत इकट्ठा करना, ना कि आपको मार पीट करके आपसे उगलवाना। ठीक है, एक तो आप इतने टैलेंटेड हो कि आपने क्राइम किया, ऊपर से आप फिर खुद अपने मुंह से बताओगे मैंने क्राइम किया, तो पुलिस क्या करेगी फिर? तो पुलिस का काम है सबूत इकट्ठा करना। दे डोंट हैव टू बीट यू। या आपको हिंदुस्तान का आईन हक देता है, आपका राइट है कि आप अपने ही खिलाफ अपने ही सबूत नहीं बन सकते हो। आपने किया क्राइम तो किया, उनका काम है वो ढूंढे अब क्या हमने किया है। अगर ढूंढ पाए तो ठीक है, रेडी है हम सजा के लिए, अगर नहीं तो सेट अस फ्री। लेकिन हमारे लिए नॉर्मल क्या था? पुलिस जब जेल में लेती है तो पुलिस बस मारने के लिए बनी है। लेकिन जब लोगों को पता चला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 20 में ही लिखा है ये फंडामेंटल राइट्स में कि पुलिस आपको मार नहीं सकती है, वो आपको इनफैक्ट एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते, इतना हक नहीं है पुलिस का। दे हैव ओनली राइट, वो आपको बंद कर सकते हैं बिहाइंड द बार्स, लेकिन वो भी 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे के अंदर आपको उसने जज के सामने नहीं रखा तो वो आपको 24 घंटे आगे जेल में नहीं रख सकता है। ये है हक पुलिस का। लेकिन ये हमें जब पता चली तभी तो हम आवाज उठा रहे हैं। यानी कि एक टाइम तक हमने इस चीज को नॉर्मल समझा था, पुलिस की मार को, ट्रैफिक पुलिस के जुल्म को, इसको हम समझते थे यही है लाइफ। लेकिन जब हमें अवेयरनेस मिली तो हमने आवाज उठाना शुरू की, तो हम बन गए मॉडर्न। मॉडर्नाइजेशन होती क्या है? व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, और थिंग्स को ऐसे अप्लाई करते हो आप जिससे समाज में कोई फितना और फसाद ना शुरू हो जाए। मॉडर्नाइजेशन वो होता है, दो कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहां पे आप जानते हो सब वैल्यूज और आप उनको एडवर्सली इंपैक्ट करते हो, एडवर्सली अप्लाई करते हो समाज पे, जिससे समाज में खराबी होती है। जैसे कपड़े पहनना ऐसे, जो हमारे कश्मीर का कल्चर नहीं है। ठीक है, फिर बोलते लोग हम मॉडर्न है, वो मॉडर्न ही, वो वेस्टर्नाइज्ड है। मॉडर्न यहां से होता है दिमाग से, वेस्टर्नाइज फिजिकली दिखते हो आप, लेकिन मॉडर्न आप दिमाग से होते हो। आप हर एक वैल्यू जानते हो, लेकिन फिर भी आप वैल्यूज को ऐसे इंप्लीमेंट करते हो समाज में कि कियोस ना क्रिएट हो जाए। तो अवेयरनेस कहते हैं उसी को जो दिमाग में होती है आपके। तो इसीलिए जब हम अवेयर हो गए तो हम मॉडर्न बन गए। ऐसी यहां पे हो गया जब हिंदुस्तानी अवेयर हो गए, राइट ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पे फ्रेटर्निटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, कानून सबके लिए सेम होना चाहिए। जब ये चीजों के बारे में पता चला हिंदुस्तानियों को, वो बन गए मॉडर्न। तभी अंदर फीलिंग आई किसकी? रिवोल्ट की। हमें लड़ना चाहिए किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। दैट इज हाउ दीज ऑल थिंग्स स्टार्टेड। रिवोल्ट का जज्बा जाग गया तो इट स्टार्टेड रिवोल्ट ऑफ 1857। सो यू गिव द हेडिंग, आज सब लिखना शुरू करेंगे प्रॉपर्ली। नोटबुक होगी आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, whatever we are writing, whatever we are discussing, everything is important for you people for the sake of examination. ठीक है, इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट फिलहाल के लिए जिस पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हो तो उसके बगैर, ठीक है ना। तो गिव हेडिंग एज रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये शुरू कब हो गया? एग्जैक्ट डेट वाज 10th ऑफ मे। डेट वाज दैट 1857 ही था, 10th ऑफ मे 1857। So in this you'll write the year 1857, the year 1857 in the history of modern India, the year 1857 in the history of modern India marked the beginning of new era. Next point लिखेंगे आप, and everything will be written in point format. Essays मुझे नहीं चाहिए आपकी नोटबुक्स पे, ठीक है ना। जब मैं पॉइंट बोल रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, चेंज द पॉइंट एंड राइट द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस आपको आगे दिख जाएगी कि ये क्यों मैं कह रहा था आपसे, ठीक है। तो यू विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट। इट witnessed the end of century-long
It witnessed the end of century-long tradition of fear popular, FEAR, fear popular resistance to the British domination, resistance to the British domination in the form of a great revolt, which nearly swept away the British rule. Swept, SWEPT, swept away the British rule. इसके बाद कॉजेज क्या थे इस रिवोल्ट के, जो मैं आपके अभी तक स्टोरी सुना चुका हूं कि लोग नाराज थे ब्रिटिश से डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो उन्हीं रीजंस को हम एक एक करके देखेंगे, क्या रीजंस बने जिसकी वजह से लोग बहुत ही नाराज हो गए ब्रिटिश से, एंड दे एक्चुअली वेंट फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें सबसे पहले जो हम कॉजेज देखेंगे वो क्या होंगे, मिलिट्री कॉजेज या मिलिट्री बैकग्राउंड क्या था, मिलिट्री कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। तो अलग अलग डायरेक्शन में ये कॉजेज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल बी मिलिट्री कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। अब देखो, जब ब्रिटिश यहां पे आया हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में पहले ही बहुत गरीबी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बहुत सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, अपनी आर्मी में इंक्लूड किया। और समझना, हिंदुस्तान में क्या था, कास्ट सिस्टम बहुत था रिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास कैसे आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, अनटचेबल्स वगैरह। लेकिन जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आया ना, उन्होंने सबको लिया अपनी आर्मी में, चाहे वो ब्राह्मण्स थे उनको भी ले लिया जो आना चाहता था, ठीक है, क्षत्रिय, शूद्रा, अनटचेबल, सबको एक साथ आर्मी में ले लिया। और आर्मी में थोड़ी अलग अलग आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, आर्मी में सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, यानी कि कहने का मतलब इतना है, बहुत सारे हिंदुस्तानी ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे विद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में थी। इनफैक्ट आर्मी का 80% पार्ट इंडियंस फॉर्म करते थे। मान लो अगर 100 पीपल थे आर्मी में, 80 थे इंडियंस, 20 थे यूरोपियंस। ये क्यों ऐसा होता था, क्योंकि इनको फायदा मिलता था ब्रिटिश को, इनको पहले कम सैलरी देनी पड़ती थी और इनसे बहुत काम लेते थे। तो कम सैलरी पे ही हम सब कुछ कोशिश करते करने की, इसीलिए इनने मैक्सिमम इंडियंस को एम्प्लॉय किया था किसमें, अपनी आर्मी में। So there were mixture of people, चाहे आप बताओ वो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय, शूद्रास, वैश्यास, अनटचेबल्स, हिंदूज, मुस्लिम्स, चाहे वो मजहब के तरीके से, चाहे वो कास्ट के तरीके से, मिक्सचर ऑफ पीपल था किसमें, ब्रिटिश आर्मी में, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इशू शुरू कहां से हुआ, जो ना बोलते कि लास्ट जो जहां से फिर बर्दाश्त के बाहर हो गई चीज है, वो इसी मिलिट्री बैकग्राउंड में रखा है। कि मसला क्या था कि जो आर्मी थी, ठीक है, ये गन यूज करते थे, ठीक है। गन वॉज मस्केट, Brown Bess. This was the gun which was actually used by the army. कौन सी आर्मी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में थी, जो आर्मी थी उनकी। इस गन को रिप्लेस किया गया किसके साथ, एनफील्ड राइफल के साथ। यानी कि अभी तक ये वाली गन यूज हो रही थी, लेकिन अचानक से एक नई गन लाएगी। और इसका भी रीजन क्या था, नया क्यों लाया, क्योंकि इसकी रेंज अच्छी थी, ठीक है। इट वाज दिस वेरी गुड टू यूज एंड इट वाज हैविंग गुड रेंज, गोली काफी दूर तक जाती थी। तो उन्होंने इसलिए गन को चेंज किया ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन मसला क्या था, इसमें कार्ट्रिज होता था, इस गन में कार्ट्रिज था जिसको लगाने के टाइम पे, गन में नहीं करते जैसे लगाते गोलियां जिसमें लगाते, कार्ट्रिज जो था उसमें बाइट करना पड़ता था पहले, उसका कवर हटाने के लिए मुंह से बाइट करना पड़ता था। अब ये अफवाह फैली थी कि इसमें या तो काउ का दिस फैट है या तो पिग का फैट है। कुछ बोलते हैं इसमें मिक्सचर ऑफ काउ फैट है और पिग फैट है। अगर काउ फैट होगा तो किसके लिए गलत, हिंदूज के लिए, उनके लिए माता है, गांव माता जो कहते हैं, तो उनके लिए गलत। अगर पिग फैट है तो किन के लिए गलत, मुसलमानों के लिए गलत। और यही दो सेक्शंस थे उनकी आर्मी में।
तो दोनों ने रिवोल्ट किया कि हम इस गन को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों के लिए ऑफेंसिव था। अगर इसमें एक टाइप ऑफ फैट था तो किसी और के लिए वो गलत था, अगर दूसरे टाइप का तो किसी और के लिए गलत था। तो यहीं से एक्चुअली सब कुछ शुरू हो गया। तो ये कार्ट्रिज सिस्टम ऑफ दिस एनफील्ड राइफल, ठीक है, दिस क्रिएटेड द इशू बिटवीन द आर्मीज। तब जाके वही सिपॉइज, उनको सिपॉइज कहते थे जो आर्मी थी, ठीक है, तो वही सिपॉइज रिवोल्ट करने लगे अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इन दिस यू विल राइट मिलिट्री बैकग्राउंड में फर्स्ट लिखेंगे नंबर वन यू विल राइट द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मस्केट ब्राउन बेस इन ब्रैकेट्स विल राइट, ये क्या था, गन। द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मस्केट ब्राउन बेस इन ब्रैकेट्स गन। With the new Enfield rifle, for its longer range and accuracy, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे आप। अभी हम पहला ही कॉज लिख रहे हैं। देखो मिलिट्री कॉजेस बहुत सारे थे, ये एक इशू था आर्मी के साथ कि वो गन तैयार नहीं थे यूज करने के लिए। दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज ऑफ मिलिट्री, ठीक है। तो इसी में पहली में लिखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, सेपॉइज हैड टू लोड, सेपॉइज SEPOYS, सेपॉइज मतलब कि आर्मी पर्सनल जो थे, सेपॉइज हैड टू लोड दिस न्यू राइफल, load this new rifle after biting a paper, after biting BITING, biting a paper, after biting a paper of a greased cartridge, comma, it was believed that the grease was made up of fat of pig or cow, fat of pig or cow. Next point, it provided the, next point you will write, it provoked, PROVOKED, it provoked the religious sentiments of Hindus, provoked the religious sentiments of Hindus and Muslims, alike, comma, to bring about, इसी के साथ, to bring about united resistance against the British, and thus provided immediate cause of revolt, और क्या था मिलिट्री कॉज। अभी हम मिलिट्री बैकग्राउंड ही देखेंगे, इसी में डिफरेंट कॉजेस क्या थे। सैलरी की अगर बात करते थे, मैंने आपसे पहले कहा 80% ऑफ आर्मी वाज ऑफ इंडियंस, 80% कौन थे, हिंदुस्तानी उस आर्मी में, और 20% यूरोपियंस। जब सैलरी की बात करते थे तो 1/3 ऑफ यूरोपियंस, मान लो कि अगर यूरोपियन की सैलरी 100 रुपए थी, एक यूरोपियन सिपाही की, एक यूरोपियन आर्मी मैन की, इनकी सैलरी 33 रुपीज थी, तो कितना ज्यादा जुल्म था।
कि कहां 100 रुपीज, कहां 33 रुपीज। तो 1/3 ऑफ सैलरी होती थी इनकी इंडियन स्पॉयज की। और साथ साथ इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, कैसी डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ठीक है। और साथ साथ इनके साथ जो होता था दैट व्हेनेवर दे वर बीइंग कैन से दैट हैंडल्ड, ठीक है, इनके साथ रफली बिहेव किया जाता था, इनके साथ इंडियन जो दिस सिपाहीज थे। और साथ साथ जो प्रमोशन की बात होती थी तो इनकी प्रमोशन एज कंपेयर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, जो इनके यूरोपियन साथी थे, उनकी प्रमोशन जल्दी होती थी। इनमें से किसी किसी की प्रमोशन होती थी और वो भी काफी सालों के बाद। सो प्रमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की हिंदुस्तानी वैसे ही ब्लैक कलर पे ये बहुत ही इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कि रंग गोरा नहीं है, ठीक है, काले है या सावले है, व्हाटएवर इट वाज। सो उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। और साथ साथ सैलरी में भी क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक और वजह थी जिसकी वजह से अंदर गुस्सा बिल्ड हो रहा था किनमें, सिपाहीज में। क्योंकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, इसमें हर एक सेक्शन ने पार्ट लिया था, चाहे वो बूढ़े थे, बच्चे थे, औरतें थे, यूथ था, एल्डरली क्लास था, चाहे वो इंडियन पीपल जो आर्मी में थे ब्रिटिश की, इन्होंने भी रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ। अब समझ गए? तो इनके साथ जो रीजन थे वही भी देख रहे हो। तो सेकंड रीजन वाज कि डिस्क्रिमिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी इनके पास, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, एंड दे वर बीइंग रफली ट्रीटेड, ठीक है। सो नंबर 2 आप लिखेंगे। सेकंड मिलिट्री कॉज में पहला था कौन सा, गन का मसला। सेकंड विल बी ऑन प्रोफेशनल लेवल, सेकंड लिखो ऑन प्रोफेशनल लेवल, ऑन प्रोफेशनल लेवल Indian sepoys were paid, Indian sepoys were paid 1/3 of the salary, Indian sepoys were paid 1/3 of the salary, 1/3 of the salary of a European sepoy, 1/3 of the salary of a European, 1/3 of the salary of a European sepoy, comma, moreover there was racial discrimination, moreover there was racial discrimination in the matters of promotion, in the matters of promotion, in the matters of promotion, and they were roughly treated, and they were roughly treated, moreover there was racial discrimination in the matters of promotion, in the matters of promotion, and they were roughly treated, they were roughly treated, comma, abused and humiliated, they were roughly treated, comma, abused and humiliated, and humiliated. इसके बाद नेक्स्ट जो था तीसरा रीजन, मिलिट्री रीजन, वो क्या था आर्मी के साथ, कि ब्रिटिश धीरे धीरे अपना डोमिनियन बढ़ा रहा था। इट वाज नॉट ओनली इंडिया, ब्रिटिश सिर्फ इंडिया में कब्जा करके नहीं बैठा था, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो यहाँ से सब कंट्रीज थी, इन पे भी कब्जा करके बैठे थे। अफ्रीका में, अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट जो था, वहां भी ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, यानी कि उस जगह पे भी ब्रिटिश ने कब्जा किया था, डिफरेंट जगहों पे। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखते, वही इंडिया था, यहाँ पे तो ब्रिटिश का कब्जा था, कॉलोनी थी ब्रिटिश की इंडिया, लेकिन ब्रिटिश ने यहां से भी कब्जा करके रखा था, साउथ ईस्ट एशिया, ब्रिटिश ने यहां से भी कब्जा करके रखा था इन जगहों पे। अभी इन्हीं इंडियन आर्मी को, जो इंडियन पर्सन्स थे इनकी आर्मी में, ये इनको भेजते थे यहाँ ड्यूटी देने के लिए, इनको भेजते थे यहाँ ड्यूटी, और एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं देते थे। अब उस टाइम पे उसे कहते थे एक्स्ट्रा बत्ता, अलेवेंस, कुछ तो मिलना चाहिए ना। अब देखो आज भी यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फार फ्लंग एरियाज में भेजते हैं तो उसको अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसी थोड़ी उसको भेज दिया वहां पे, वो तो अलग है ट्रैवल, और वहां पे अलग से रहने का अलाउंस, ठीक है, और एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, तो तब जाके वहां जाएगा, तभी तो वो मोटिवेट होगा वहां काम करने के लिए। अब आप इंडियन पर्सन को भेज रहे हो यहाँ सर्विस देने के लिए, आप उनको यहाँ भेज रहे हो, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा सैलरी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा अलाउंस,
तो वो तो डिमोटिवेट होंगी और साथ में गुस्सा भी बिल्ड हो रहा है। अब इंडियंस के पास चॉइस भी नहीं थी कि वो मना करते, उनको जाना पड़ता था। अब समझ रहे हो ना? तो इसीलिए उनको उनके दिल में वो दैट हेट्रेड क्रिएट हो गया किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, दैट वाज वन मोर रीजन। विदाउट एक्स्ट्रा सैलरी, विदाउट एक्स्ट्रा अलाउंस, दे वर सेंट टू फार ऑफ प्लेसेस टू सर्व द ब्रिटिश आर्मी, द ब्रिटिश डोमिनियन। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 3, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ, नंबर 3 विल राइट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ, ड्यू टू expansion of British dominion, sepoys were required to serve in areas far from their home, without any extra बत्ता, which means उस टाइम पे इसी को कहते थे अलाउंस को कहते थे एक्स्ट्रा बत्ता, in brackets अलाउंस। ठीक है, ये था तीसरा रीजन किसका, वाई मिलिट्री वर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि उनके दिल में क्या रिजेंटमेंट्स क्रिएट हो रही थी। अभी हमें और 4-5 रीजंस मिलिट्री बैकग्राउंड देखना है, बट बीइंग फ्राइडे टुडे आई एम एंडिंग द क्लास हियर। कल हम इसके आगे देखेंगे मिलिट्री बैकग्राउंड क्या था, और उसके बाद हमें और भी बैकग्राउंड देखने, जैसे कि इकॉनमी पे क्या असर था जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, वो क्यों खिलाफ हो गए ब्रिटिश के। ऐसी और भी कुछ सोशल कॉज होंगे कि लोगों के साथ क्या गलत किया सोसाइटी, कॉमन पब्लिक के साथ, कि वो भी खिलाफ हो गए ब्रिटिश के। उसके बाद रिलीजियस रीजंस क्या थे, मजहब के साथ क्या छेड़खानी की ब्रिटिश ने, इसलिए सब लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से एंड पे क्या हो गया, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे टुमारोज क्लास।